हेलो फ्रेंड, एनबीके जीएस क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूं। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए जो जनरल साइंस होता है, जिसको हम लोग सामान्य विज्ञान कहते हैं, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। किसी भी एग्जाम में लगभग 15 से 20% क्वेश्चन होते हैं वो जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान से पूछे जाते हैं। उसमें भी सामान्य विज्ञान में बायोलॉजी का जो पोर्शन होता है वो 60 to 70% होता है, मतलब लगभग 60% क्वेश्चन जो होते हैं बायोलॉजी से होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं बायोलॉजी से संबंधित पहला वीडियो आपके साथ मैं डिस्कशन कर रहा हूँ। टोटल मैं 3 से 4 वीडियो बायोलॉजी का अपलोड करूँगा, जिसमें जितने भी बायोलॉजी का टोटल पार्ट होगा वो कवर होगा। साथ साथ जो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा वो भी अब मैं आपके साथ डिस्कशन कुछ अगले वीडियो में करूँगा। आज मैं जो टॉपिक डिस्कशन आपके साथ जो करने जा रहा हूँ उसका जो सब्जेक्ट है वो है ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर के ऊपर। इसके अंतर्गत हम आज स्केलेटन सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ जो विटामिन और न्यूट्रिशन है उस पर मैं आपके साथ चर्चा करूंगा। तो फर्स्ट टॉपिक पे मैं आता हूं, जिसमें होता है स्केलेटन सिस्टम। तो जब बच्चे जन्म लेते हैं तो उस समय लगभग 270 हड्डियां होती है, लेकिन समय के साथ साथ वो हड्डियां आपस में जुड़ जाती है। एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 206 हड्डियां होती है। जो जो मानव शरीर में जो मैक्सिमम डेंसिटी जो हड्डी का होता है वो 21 वर्ष की अवस्था में प्राप्त हो जाता है। हम लोग देखते हैं इसका दो पार्ट होता है, एक अक्षीय पार्ट, एक उपाक्षीय पार्ट। अक्षीय पार्ट में जो इसको इंग्लिश में एक्सियल कहते हैं, उसमें 80 बोन्स होते हैं। उपाक्षीय जिसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं, उसमें 126 बोन होते हैं। यहाँ पे हम लोग देखते हैं अक्षीय जिसको एक्सियल कहते हैं, खोपड़ी का पार्ट हो गया, जितना पेट का पार्ट हो गया, लंग्स, हार्ट, ये सब हो गया, वो सब पार्ट हो गया एक्सियल में। जो उपाक्षीय पार्ट होता है उसमें आ गया यहाँ पे शोल्डर का पार्ट हो गया, जांग का पार्ट हो गया, जो पैर का जो पार्ट होता है लोअर लिम्स और अपर लिम्स, वो सब उपाक्षीय पार्ट में हो जाता है। तो टोटल मिला के जो जो अक्षीय पार्ट का 80 पार्ट हो गया, और जो उपाक्षीय पार्ट होता है उसमें हम लोग लगभग 126 हड्डियाँ होती है। तो टोटल जो होता है वो 206 हड्डियाँ होती है। जो सबसे छोटी हड्डी होती है वो कान की हड्डी होती है। कान का जो देखते होंगे नीचे का जो मुलायम पार्ट होता है उसमें सबसे छोटी हड्डी होती है, उसको स्टेपिज बोला जाता है। तो सबसे बड़ी हड्डी होती है उसको फीमल हम लोग बोलते हैं। जो जांग की हड्डी होती है वो फीमल का रहता है, वो काफ़ी बड़ा होता है। मानव की खोपड़ी में स्कल में 29 हड्डियां होती है, इसमें हाइड्रोइड भी एक होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो ह्यूमन स्कल है इसमें टोटल 29 हड्डियां होती है, उसमें एक हाइड्रोइड भी है। तो आप लोग देखते होंगे कि यहाँ पे टोटल मिला के 29 हड्डियां होती है, लेकिन कहीं कहीं 28 भी होता लिखा रहता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोइड जो होता है, जो स्कल और श्वास नली के बीच का जो पार्ट होता है हाइड्रोइड, वो नहीं जुड़ा रहता। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, टोटल 29 होते हैं इंक्लूडिंग हाइड्रोइड। अब हम लोग देखते हैं जो रीढ़ की हड्डी होती है वो 26 होती है। ये जो रीढ़ की हड्डी यहाँ से यहाँ तक होगी उसमें 26 हड्डियाँ होती है। इसके अलावा 12 जोड़ी पसली होती है, 12 इधर और 12 इधर, टोटल 24 हड्डियाँ होती है। तो 12 जोड़ी पसली हो गई। जो रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियाँ होती है, लेकिन जो बच्चे शिशु होते हैं उसमें 33 हड्डियाँ होती है। तो 12 जोड़ी पसली होती है, यहाँ 12 इधर और 12 इधर, टोटल 24 हड्डियाँ पसली में होती है। तो एक पार्ट होता है लिंगामेंट। लिंगामेंट एक लिक्विड टाइप का संयोगी उत्तक उसको बोलते हैं, टिश्यू बोलते हैं, जो कि एक हड्डी को दूसरे हड्डी से जोड़ता है। हम लोग देखते होंगे कि जो एक समय के साथ जो जब एज हो जाता है अराउंड 55 प्लस में, तो हम लोग टेहने में दर्द का फील करते हैं। उसमें यही होता है जो लिंगामेंट जो लिक्विड होता है वो कम सूखने लगता है टेहना में, जिससे कि एक हड्डी दूसरे हड्डी से जोड़ नहीं पाता, वहाँ पे दर्द स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे देखिए ह्यूमन बॉडी है। मानव शरीर में मुख्यतः 6 तत्व होते हैं, जो 65% ऑक्सीजन होते हैं। मेजर पार्ट जो शरीर का होता है वो ऑक्सीजन से बना होता है। 65% ऑक्सीजन होते हैं, 18% कार्बन होते हैं, 10% हाइड्रोजन होते हैं, 3% नाइट्रोजन, 1.4% कैल्शियम और 1.1% फास्फोरस। तो कैल्शियम और फास्फोरस काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जो हड्डी का जो मेन पार्ट होता है वो इसी से बना होता है, कैल्शियम फास्फोरस। मानव हड्डी में सबसे जो अधिक मात्रा होता है वो कैल्शियम फास्फेट का होता है। इसके अलावा जो अस्थि और दांत के लिए कैल्शियम, फास्फोरस और फ्लोरीन काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसके अलावा ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो मानव शरीर होता है उसमें 60 से लेकर 70% तक जल की मात्रा होती है। तो इसमें कुछ फैक्ट है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम पे देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जो हम लोग मुंह से
में खाना रखते हैं, उसके बाद सलाइवा ग्लैंड से लाल निकलता है, उसको ग्रास नली होते हुए अमाशय तक भोजन आता है। अमाशय में ही जो लीवर और पैंक्रियाज का जो पाचक रस होता है वहां पे मिलता है। उसके बाद भोजन छोटी नली में, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है छोटी आंत, उसके बड़ी आंत होते हुए मलाशय के द्वारा शरीर से बाहर जो इम्प्यूर मटेरियल होता है, वेस्ट मटेरियल, वो निकल जाता है। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो जैसे मुंह में खाना खाते हैं, यहाँ पे सलाइवा ग्लैंड से सलाइवा यानी लाल निकलता है। लाल जो सलाइवा होता है उसका मेन पार्ट होता है भोजन को गीला करना, उसकी लुगदी बनाता है जिससे कि भोजन को आसानी से वो निगला जा सके। तो इसका मेन पार्ट यही होता है। जो मनुष्य के मुंह से प्रतिदिन, एक स्वस्थ मनुष्य के मुंह से प्रतिदिन लगभग 1 से लेकर 1.5 लीटर तक जो सलाइवा का स्राव होता है, सलाइवा निकलता है। हम लोग देखते हैं जो सलाइवा होता है उसका जो नेचर होता है वो हल्का एसिडिक होता है, अम्लीय होता है। इसका पीएच मान 6.8 होता है। इस सलाइवा में भी 99.5% जल ही होते हैं। इस सलाइवा से टाइलिन निकलता है जो स्टार्च को शर्करा में बदल देता है, शर्करा में तोड़ देता है इसको, जिससे कि हम लोग बाद में देखते हैं कि इससे ऊर्जा मिलती है हमको। जो सलाइवा में लाइसोजाइम एंजाइम भी पाया जाता है। शरीर में हम लोग जो कुछ खाते हैं उसके साथ साथ संभावना होती है कि कुछ बैक्टीरिया भी मुंह में आ जाता है। तो यही जो लाइसोजाइम एंजाइम जो कि सलाइवा से निकलता है वो जीवाणु को नष्ट कर देता है। इसके अलावा जो एक एंजाइम है इमाइलेज, वो है कि जो सलाइवा ग्लैंड्स और पैंक्रियाज से निकलता है। इसका जो मेन काम होता है स्टार्च को जल अपघटन के द्वारा माल्टोज में बदल देता है। माल्टोज क्या करता है कि इसको फिर छोटे छोटे ग्लूकोज के टुकड़ों में परिवर्तित कर देता है, जिससे बाद में हम लोग को फिर इससे एनर्जी मिलती है। अब काफी इंपॉर्टेंट होता है लीवर। लीवर हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि जो एक लीवर ये होता है, जो फेफड़ा के नीचे डायफ्राम होता है उसके जस्ट ठीक नीचे लीवर होता है। लीवर का जो रंग होता है वो गहरे लाल भूरे रंग का होता है। तो हम लोग यहाँ पे आते हैं फिर इस मानव शरीर की सबसे जो बड़ी ग्रंथि होती है वो लीवर ही होता है। तो आपको काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ सकते हैं कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्लैंड्स कौन सा होता है, तो इसमें आंसर होगा लीवर। इसका जो वेट होता है 1.5 किलोग्राम होता है। इससे मेनली पीत का उत्पादन होता है। पीत का जो नेचर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.6 से 8.6 तक होता है। जो मानव शरीर से लगभग प्रतिदिन 800 से लेकर 1000 मिलीलीटर तक पीत का स्रावन होता है। पीत में कोई पाचक एंजाइम नहीं होता है, फिर भी ये जो फैट होता है, फैट का इमल्सिफिकेशन करता है, मतलब फैट को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देता है, जिससे कि पानी में घुल जा सकते हैं फैट को। इसके अलावा जो लीवर होता है, लीवर का जो मेन काम होता है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में परिवर्तित करना। जो ब्लड प्लाज्मा को कुछ प्रोटीन का उत्पादन वो करता है। जो ब्लड में अमीनो एसिड है उसको रेगुलेट करता है। जो विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित करता है, जिससे कि हम लोग देखते हैं कि फिर पेशाब के माध्यम से जो विषाक्त अमोनिया होता है वो बाहर निकल जाता है। उसके बाद आता है अग्न्याशय, पैंक्रियाज। तो पैंक्रियाज हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है पैंक्रियाज। हम लोग यहाँ पे अगर पिक्चर में देखें तो यहाँ पे जस्ट लीवर के जस्ट नीचे और अमाशय के बगल में पैंक्रियाज होता है, ये छोटा सा पोर्शन होता है। तो पैंक्रियाज मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। सबसे बड़ी ग्रंथि जो मानव शरीर की होती है वो लीवर होता है, दूसरी पैंक्रियाज अग्न्याशय होता है। इसको मिश्रित ग्रंथि, मिक्स ग्लैंड्स बोला जाता है। इसमें अंतःस्रावी और बहिस्रावी दोनों निकलता है, मतलब इंडोस्राइन और एक्सोस्राइन ग्लैंड्स दोनों होते हैं इसमें। ये हार्मोन्स और पाचक रस का स्राव करता है, इसको हम लोग अग्न्यासी रस कहते हैं। इसका भी नेचर क्षारीय होता है। तो अग्न्यासी रस क्या करता है, जो भोजन में कार्बोहाइड्रेट, वसा और प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम उत्पादन करता है, इसे इसको पूर्ण पोषक रस करते हैं। एक एंजाइम निकलता है ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन के क्या करता है कि प्रोटीन जो होता है उसको पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज है, इसको आपको याद रखना होगा। अब हम लोग आते हैं छोटी आंत। छोटी आंत होता है जो आहार नाट, पूरा भोजन प्रणाली का सबसे मेन पार्ट होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं तो अमाशय, ये छोटी आंत ये हो गया। अमाशय और बड़ी आंत के बीच का जो पोर्शन होता है वो छोटी आंत कहलाता है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 6 से 7 मीटर तक होती है। तो भोजन का जो अधिकांश भाग होता है वो छोटी आंत में ही संपन्न होता है। इस अधिकांश भोजन का जो पाचन होता है
अब पचे भोजन का अवशोषण, इसको जो मेन न्यूट्रिएंट होता है उसका जो अवशोषण होता है, ऑब्जर्वेशन होता है, वो छोटी आंत में ही होता है। तो छोटी आंत काफ़ी आहार नाला काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। अब हम लोग एंजाइम पे बात करते हैं, एंजाइम होता क्या है। तो एंजाइम मूलतः प्रोटीन ही होता है जो बायो उत्प्रेरक का काम करता है। हम लोग जैसे देखते हैं कि एक पार्टिकुलर ताले को एक पार्टिकुलर चाबी ही खोल सकता है, उसी प्रकार एक विशेष प्रकार का एंजाइम एक विशेष प्रकार की जैविक क्रिया को संपादित करता है। तो एंजाइम काफी इंपॉर्टेंट होता है, जितने भी जैव क्रिया होता है उसको एक विशेष प्रकार के एंजाइम ही संपादित करते हैं। एक एंजाइम होता है जाइमेज। जाइमेज क्या करता है, ग्लूकोज को इथेनॉल में बदल देता है। अब हम लोग आते हैं विटामिन और न्यूट्रिशन पे। मानव शरीर के लिए जो 7 प्रमुख पोषक तत्व होते हैं, इसको हम लोग कहते हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, जल और खनिज लवण। जो वसा को हम लोग कहीं कहीं लिपिड भी बोलते हैं, तो लिपिड लेकिन वसा से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन हम लोग यहाँ पे फैट वसा के रूप में ही हम लोग देखते हैं। कार्बोहाइड्रेट और जो वसा का मेन जो काम होता है वो होता है ऊर्जा का उत्पादन करना। जो मेन ऊर्जा हमको शरीर से मिलती है वो कार्बोहाइड्रेट और वसा से ही मिलता है। प्रोटीन का काम करता है टिश्यू का मरम्मती करना, टिश्यू का रिपेयरिंग करना, इसका प्रोटीन का काम होता है। इसके अलावा जो विटामिन, जल और खनिज लवण शरीर में जितना भी उपापचयी क्रियाएं होती है उसको कंट्रोल करता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं जो विटामिन यहाँ पे हम लोग देखते हैं, विटामिन में जो 2 नेचर के होते हैं, एक तो जो जल में घुलनशील होते हैं, दूसरा होता है वसा में घुलनशील। तो जो जल में घुलनशील विटामिन होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं विटामिन बी और विटामिन सी। जो वसा में घुलनशील विटामिन होते हैं उसको बोलते हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। तो कुछ इंपॉर्टेंट नाम है, इस क्वेश्चन इससे आते हैं कि जो जल में घुलनशील विटामिन कौन है। तो आपको ऑप्शन रहेगा, उसमें आपको देखना होगा कि विटामिन बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, बाकी जो विटामिन है विटामिन ए, डी, ई के वो वसा में घुलनशील है। तो इसको थोड़ा याद आप लोग रखिए। अब जो मेन न्यूट्रिशन में आते हैं तो दूध काफ़ी मेन कंपोनेंट है। दूध में जो लैक्टोज पाया जाता है, जैसे कि दूध हमको हल्का मिठास का जो आप लोग पीते होंगे तो फील करते हैं, वो लैक्टोज के कारण होता है। लैक्टोज होता क्या है, वो लैक्टोज, गैलेक्टोज और ग्लूकोज का मिश्रण होता है। जो दूध में जो हल्का सफ़ेद रंग होता है वो कैसीन के कारण होता है। कैसीन एक फॉस्फोप्रोटीन इसको हम लोग बोलते हैं कैसीन को। तो इसके कारण दूध का जो रंग होता है वो हल्का सफ़ेद होता है। जो बीटा कैरोटीन के कारण दूध का जो रंग होता है हल्का पीला होता है। एक एंजाइम है लेनिन। लेनिन क्या करता है कि जो दूध का पाचन करने में सहायता करता है। लेनिन क्या करता है, दूध का पाचन कैसे करता है, जो दूध में घुलनशील जो प्रोटीन कैसिन है, यहाँ पे कैसिन हम लोग देखते हैं, उसको अर्ध ठोस एवं कम घुलनशील कैल्शियम पैराकैसिनेट में परिवर्तित कर देता है, जिससे कि उसका पाचन होता है। अब एक काफ़ी इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। ये काफ़ी अति महत्वपूर्ण जीवाणु होते हैं। ये पाचक नल का मेन कंपोनेंट जीवाणु होते हैं। पाचक जो हमारा जो भोजन प्रणाली है पाचक नल, उसमें पाया जाता है लैक्टोबैसिलस। ये क्या करता है कि लैक्टोज को, दूध को जो हम लोग देखते हैं दूध काफ़ी थोड़ा दिन के बाद खट्टा या खराब हो जाता है, वो लैक्टोबैसिलस के कारण ही होता है। ये लैक्टोज को, जो दूध में लैक्टोज पाया जाता है उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है, जिसके कारण कि दूध खराब हो जाता है। हम लोग देखते हैं कि शिशुओं का जो जठर रस होता है, शिशु को, बच्चे लोग का, उसमें ये लेनिन एंजाइम काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। इसमें हम लोग देखते हैं बच्चे लोग दूध को काफ़ी आसानी से पचा लेते हैं, लेकिन जो जैसे जैसे एडल्ट होते हैं इसमें इसका अभाव पाया जाता है लेनिन एंजाइम का। दूध का जो 87% जल होते हैं। दूध को कंप्लीट डाइट बोला जाता है। बच्चों में देखते हैं कि सिर्फ दूध पे वो अपना पूरा शारीरिक विकास करता है, इसलिए हम लोग इसको पूरा कंप्लीट आहार के रूप में इसको देखते हैं। अब हम लोग प्रोटीन पे आते हैं। प्रोटीन होता क्या है, तो प्रोटीन एक जटिल नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। कार्बन, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन के अणुओं से मिलकर ये बना है। इसमें कुछ आंशिक रूप से, पार्शियल रूप से इसमें गंधक और फास्फोरस भी पाया जाता है प्रोटीन में। प्रोटीन का जो मेन काम होता है वो टिश्यू का निर्माण करना, मरम्मत करना और शारीरिक वृद्धि में सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्रोटीन ही प्ले करता है। अब हम कुछ जानवरों में देखते हैं जैसे सींग और खूर, जो कि जानवरों में पाया जाता है, उसमें अल्फा कैरेटीन एक नामक प्रोटीन से वो बनता है। इसके अलावा जो ह्यूमन बॉडी में बाल, नाखून, त्वचा है,
वो भी अल्फा कैरोटीन प्रोटीन से ही बनता है। एक समान क्रियाशील महिला, समान जो महिला है, उसको एक दिन में लगभग 45 से लेकर 46 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है एक कंप्लीट डाइट के लिए। लेकिन जो लैक्टेटिंग मदर है, दूध पिलाने वाली जो माँ है, उनको प्रतिदिन 65 से लेकर 70 ग्राम तक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग फैट पे आते हैं, वसा पे। तो मानव शरीर की कोशिकाएं होती है जो बसीय अंग, जो वसा को संश्लेषण नहीं कर पाती है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं कि वसा दो प्रकार के होते हैं, असंतृप्त वसा या संतृप्त वसा, मतलब अनसैचुरेटेड फैट और सैचुरेटेड फैट। जो अनसैचुरेटेड फैट होता है वो सैचुरेटेड फैट की तुलना में ज़्यादा अभिक्रियाशील होता है, जिससे कि अपघटन की जो ह्यूमन बॉडी के जो अपघटन की जो दर होती है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, जिससे कि संवहनीय क्रिया में जो ऑक्सीजन के अणु को वो अधिक से अधिक ग्रहण करता है। इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि मनुष्य में संवहनीय क्रिया काफ़ी बढ़ जाती है अनसैचुरेटेड जो फैट होता है उसके कारण। तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो बसीय अम्ल है, एसिडिक फैटिक एसिड, उसमें हम लोग लिनोलेनिक एसिड और अल्फा लिनोलेनिक एसिड की बात करते हैं। दोनों ये है जो अनसैचुरेटेड फैटी है। जो अल्फा लिनोलेनिक एसिड है जिसमें कि ओमेगा 3 काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। ओमेगा 3 क्या करता है कि जब ब्लड में जो कोलेस्ट्रॉल जमा हो जाता है उसको वो साफ कर देता है ओमेगा 3। ये मूल रूप से अलसी और तीसी, तीसी आप लोग जानते होंगे, अलसी और तीसी इसमें पाया जाता है वो अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जिसमें कि ओमेगा 3 काफ़ी पाया जाता है। अभी हम लोग इसका फायदा हम लोग देख सके कि अनसैचुरेटेड फैट का क्या फायदा होता है, इससे कि जो ऑक्सीजन का सबसे अधिक अणु ग्रहण करने की क्षमता हो जाती है और मनुष्य में संवहनीय क्रिया काफ़ी बढ़ जाती है। तो मछली में अनसैचुरेटेड फैट काफ़ी अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसको एक अच्छा डाइट मछली को बोला जाता है। अब एक टर्म है ट्रांस फैट। ट्रांस फैट काफ़ी आजकल सोशल मीडिया समाचार पत्रों में आता है। ट्रांस फैट के कारण ही जो बच्चों में इवन एडल्ट में भी जो ओबेसिटी का जो आजकल प्रॉब्लम होता है वो ट्रांस फैट के कारण ही होता है। ट्रांस फैट क्या करता है, खराब कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है और जो अच्छे कोलेस्ट्रॉल है उसको कम कर देता है। ये ट्रांस फैट होता है कि जो पशु से जो बसा होता प्राप्त होता है, तेल प्राप्त होता है, इसके अलावा जो हाइड्रोजनीकृत जो तेल प्राप्त होते हैं उसमें भी ट्रांस फैट होता है। तो ये ट्रांस फैट काफ़ी हानिकारक होता है। अब कुछ विटामिन है उससे उत्पन्न होने वाले रोग का नाम लिखा हुआ, तो हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन है उसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है, और उसको बीमारी जो होती है इससे कमी के कारण वो है। तो इसमें क्वेश्चन जनरली इससे पूछे जाते हैं। तो विटामिन ए को हम लोग रेटिनॉल कहते हैं, इसी कारण कि रतौंधी, रात में कम दिखाई देना, ये काफ़ी आम समस्या हो गई है। विटामिन ए की कमी से कारण होता है। विटामिन सी जिसको क्या स्कॉर्बिक एसिड हम लोग बोलते हैं, इसके कारण स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी के इसको हम लोग कैल्सीफेरॉल वैज्ञानिक नाम इसका है, इसको हम लोग सूखा रोग इसको रिकेट्स भी बोलते हैं, वो देखते हैं। हम देखते हैं कि बच्चों में, कुछ बच्चों में जो पैर की हड्डियां टेढ़ा मेढ़ा हो जाते हैं वो सूखा रोग रिकेट्स के कारण ही होता है। हम लोग इस जो विटामिन डी का जो नेचुरल सोर्स है वो सनलाइट होता है। अगर आप धूप में कुछ देर बैठते हैं तो इससे विटामिन डी नेचुरली मिलता है। विटामिन ई जिसको कि हम लोग टोकोफेरॉल कहते हैं, इसमें जनन क्षमता की कमी हो जाती है, जननांग और पेशियां कमजोर हो जाती है। तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए विटामिन ई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। विटामिन के का कारण जो चोट पर जो ब्लड का थक्का नहीं जम पाता है तो वो विटामिन के कारण होता है। इसके साथ साथ कुछ विटामिन बी भी है, इसको कम से कम आप लोग विटामिन B1, B3 और B12 को जरूर याद रखिए। विटामिन B1 में इसको हम लोग थायमिन कहते हैं, इससे बेरी रोग होता है। इसके अलावा विटामिन B3 का से पेलाग्रा लोग होते हैं, चर्म ग्राह भी हम लोग बोलते हैं। और विटामिन B12 से जो तंत्रिका नर्वस सिस्टम उसमें गड़बड़ी आ जाती है। इसके अलावा अगर याद आप रख सकते हैं तो विटामिन B2, विटामिन B5, विटामिन B6, विटामिन B7, विटामिन B9 को भी याद रखिए। लेकिन खासकर इसमें विटामिन B1, B3, B12 के साथ साथ विटामिन A, C, D, E के काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए आपको याद रखना होगा। अब हम लोग श्वसन तंत्र पे आते हैं। तो श्वसन तंत्र का जो मेन पार्ट होता है वो लंग्स होता है। इसमें कुछ हम लोग यहाँ पे देखते हैं कुछ नाम होता है, जैसे नासिका, नाक से हम लोग श्वास लेते हैं, नेसल पैसेज नासा मार्ग हो गया, ग्रसनी हो गया, लैरिक्स हो गया, ट्रेकिया हो गया, ब्रोंकाई, ब्रोकियोल्स ऑफ लंग्स फेफड़ा। तो फेफड़ा काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है।
फेफड़ा में हम लोग देखते हैं जो दायां फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से कुछ बड़ा और चौड़ा तो लंबाई में छोटा होता है। हम लोग ये जो बाएं फेफड़ा को हम लोग देखते हैं, ये जो फेफड़ा होता है उसमें रुधिर कोशिकाओं का जाल बिछा रहता है। प्रत्येक फेफड़ा में, दोनों फेफड़ा में से प्रत्येक फेफड़ा में लगभग 15 करोड़ वायु कोष्ठक होते हैं, जिसमें श्वास की वायु और रुधिर के बीच गैसीय विनिमय होता है। हम लोग फेफड़ा के द्वारा गैसों का आदान प्रदान के रूप में को देखते हैं। तो मानव शरीर में ऑक्सीजन अंतर श्वसन मतलब श्वास जब हम लेते हैं तो फेफड़े तक पहुंचती है। फेफड़ों में वायु कोष्ठक होता है, ये जितने भी फेफड़े हैं सभी वायु कोष्ठक होते हैं जो ब्लड कोशिकाओं द्वारा घिरे होते हैं। इन कोशिकाओं में ऑक्सीजन अंदर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकलता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेफड़े का काम है। अब हम लोग देखते हैं कि जो इसका जो मेन पार्ट होता है, हम लोग देखते हैं कि लाल रुधिर कणिकाओं का जो में हीमोग्लोबिन प्रोटीन पाया जाता है जो कि ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वाहक होता है। ये जैसे ही फेफड़ा में इम्प्योर ब्लड जाता है, वहाँ पे ब्लड में ऑक्सीजन आ जाता है, वहाँ से हार्ट में जाता है। हार्ट क्या करता है कि वहाँ के ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के माध्यम से ऑक्सीजन को धमनी के माध्यम से शरीर के विभिन्न पार्ट में भेजा जाता है। वहाँ से जो इम्प्योर ब्लड होता है वो सीरा के माध्यम से पुनः हार्ट में आता है, वहाँ से फिर फेफड़ा में जाता है। तो ये हम लोग देख सकते, हीमोग्लोबिन की जो मात्रा होती है ब्लड में वो 15 ग्राम प्रति 100 मिलीलीटर ब्लड होता है, उसमें 15 ग्राम प्रोटीन पाया जाता है। 1 ग्राम हीमोग्लोबिन में 1.34 मिलीलीटर ऑक्सीजन बंधा रहता है। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको जो हम लोग देखते हैं। आप लोग फील करते हो कि जो पहाड़ों पे हम लोग जब चढ़ते हैं तो वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होने के कारण वहाँ पे सांस फूलने लगता है, तो उसको हाइड्रोक्सिया कहते हैं। तो ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है, फिर जो ब्लड सेल होते हैं उसको पूरा पर्याप्त ऑक्सीजन उनको नहीं मिल पाता है। अब हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम पे आते हैं, कैसे हार्ट काम करता है। तो हार्ट का 2 पार्ट होते हैं। एक को हम लोग बोलते हैं जो ऊपरी पार्ट है उसको दायां एवं बायां आलिंद, जिसको कि हम लोग बोलते हैं राइट एंट्रियम और लेफ्ट एल्टियम। जो नीचे वाला जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं दायां एवं बायां नीलय। तो यहाँ पे देख रहे हो राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो ये 4 मनुष्य के जो हार्ट होता है उसमें 4 कोष्ठक होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं दायां एवं बायां नीलय, और उसको ऊपरी वाला को बोलते हैं दायां एवं बायां आलिंद, और नीचे वाला को बोलते हैं दायां एवं बायां नीलय। तो 4 कोष्ठक होते हैं। हार्ट करता क्या है? तो हार्ट एक पंप की तरह काम करता है। इसका प्रमुख काम होता है कि शरीर के विभिन्न भागों में ब्लड को पहुंचाने का काम करता है। ये हम लोग देखते हैं जो हार्ट फेफड़ा से लंग से शुद्ध एवं ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है, फेफड़ा से ऑक्सीजन युक्त जो ब्लड होता है वो हार्ट में आता है। हार्ट क्या करता है कि पंप की तरह कार्य करके जो यहाँ से हृदय से धमनियों के द्वारा जो ब्लड होता है शरीर के विभिन्न भाग तक पहुँचाता है। वहाँ से सिलोंग जो सीरा होता है उसके माध्यम से पुनः हार्ट में वो इम्प्योर ब्लड आ जाता है। तो ये कुछ हार्ट का फंक्शन है। तो हमने यहाँ पे बताते 4 कोष्ठक होते हैं, जो इसका 3 पार्ट होता है, हार्ट, ब्लड और रुधिर वाहिका। जो हमने चर्चा किया कि एक धमनी और सीरा। धमनी से क्या होता है कि शरीर के विभिन्न भागों तक ब्लड जाता है, और सीरा से क्या करता है कि वहाँ से विभिन्न भागों से जो ब्लड इम्प्योर ब्लड होता है वो वापस हार्ट में आता है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, किस तरह का हार्ट काम करता है, ब्लड किस तरह से सर्कुलेट करता है, इसकी खोज विलियम हार्वे ने की है। तो भी इंपॉर्टेंट नाम इसमें क्वेश्चन आते रहते हैं। 4 कोष्ठक की मैंने बात कर लिया। जो इसका वेट होता है वो होता है 250 से 300 ग्राम के बीच में। प्रति मिनट लगभग 72 से 75 बार एक हृदय धड़कता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब हम लोग आते हैं ब्लड होता क्या है। तो ब्लड के 2 पार्ट होते हैं। एक को प्लाज्मा हम लोग बोलते हैं, जो कि मेजर पोर्शन होता है। 55% ब्लड में प्लाज्मा पाए जाते हैं। और इसमें जो सेकंड पार्ट होता है जो कि 45% होता है, उसको हमको रक्त कणिकाएं इसको हम लोग बोलते हैं। इसको रुधिराणु भी हिंदी में हम लोग बोलते हैं। जो प्लाज्मा होता है उसमें 91 से 92% तक वाटर होता है, जल होता है।
इसमें लगभग 8% कार्बनिक एवं अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। जो रक्त कणिकाएं होती है इसको 3 पार्ट में हम लोग बोलते हैं। इसको हम लोग आरबीसी, डब्ल्यूबीसी या प्लेटलेट्स, मतलब रेड ब्लड सेल, लाल रक्त कणिकाएं, व्हाइट ब्लड कणिकाएं, श्वेत रुधिराणु और प्लेटलेट्स। इसका जो आरबीसी का जो मेन बहुत मेजर ब्लड का मेजर पोर्शन आरबीसी होता है। हम लोग देखते हैं टोटल ब्लड का 40% होता है जो लाल रक्त कणिकाएं होता है, लेकिन जो रक्त कणिकाएं है उसका भी 90% जो पार्ट होता है वो लाल रक्त कणिकाएं ही होता है। हम लोग देखते हैं कि इसमें जो हीमोग्लोबिन जो पाए जाते हैं, जो ऑक्सीजन का सबसे बड़ा वाहक है। तो ब्लड का जो मेन, ब्लड में जो ऑक्सीजन होता है उसका जो मेन सर्कुलेट करता है वो इसी लाल रक्त कणिकाएं के द्वारा ही होता है। जो श्वेत रक्त कणिकाएं हैं, श्वेत डब्ल्यूबीसी, व्हाइट ब्लड सेल, वो रोगों से लड़ने की प्रतिरक्षा क्षमता को बढ़ाता है। जो प्लेटलेट्स क्या करता है, जो रक्त का जो थक्का बनने में सहायक होता है। हम लोग देखते हैं कभी शरीर का कोई पार्ट कट जाता है तो कुछ देर बाद अपने आप थक्का जम जाता है वहाँ पे और ब्लड का रुकना बंद हो जाता है। वो प्लेटलेट्स के कारण होता है। अगर नहीं एक प्लेटलेट्स पाया जाएगा तो काफ़ी ब्लड शरीर से निकल सकते हैं, जिससे कि आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये कुछ फैक्ट है। अब हम लोग इस पर ब्लड का कुछ देख लें कि इसका जो नेचर होता है वो क्षारीय प्रकृति का होता है। इसका पीएच मान 7.54% होता है। तो इसमें क्वेश्चन इससे आते हैं, एक समान व्यक्ति के शरीर में 5 से 6 लीटर ब्लड होते हैं, लेकिन एक समान महिला का जो ब्लड होता है वो समान पुरुषों की तुलना में लगभग 1 लीटर ब्लड उनके शरीर में कम पाया जाता है। जो आरबीसी है, लाल रक्त कणिका है, वो अस्थि मज्जा में परिवर्तित होते हैं, जिसका कि जीवन काल होता है 120 दिन। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड डोनेशन को प्रमोट किया जाता है। अगर आप ब्लड डोनेट करते हैं तो उससे कोई आपको घाटा नहीं होगा। अगर ब्लड डोनेट नहीं भी करते हैं तो 120 दिन इसे जीवन काल होता है। वो अपनी कुछ पोर्शन अपने आप नष्ट होते जाता है, उसकी जगह पे नए ब्लड बनते जाते हैं। अब कुछ फैक्ट है कि जो ह्यूमन बॉडी होता है उसमें जो लाल रक्त कणिकाएं हैं वो 54 लाख प्रति घन मीटर पाया जाता है। जो श्वेत रुधिराणु है डब्ल्यूबीसी वो 5000 से लेकर 11000 प्रति घन मीटर पाया जाता है। जो प्लेटलेट्स है वो 1.5 लाख से लेकर 5 लाख प्रति घन मीटर तक पाया जाता है। तो ये कुछ फैक्ट है जिसको कि आपको याद रखने की आवश्यकता है। अब ब्लड में ग्लूकोज की जो समान मात्रा होती है 100 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर होता है। हम लोग देखते हैं कि काफ़ी जो ग्लूकोज का जो नियमन करता है, रेगुलेट करता है, मॉनिटरिंग करता है, वो अग्न्याशय करता है, जिससे कि इससे इंसुलिन हार्मोन्स निकलता है, वो इसको कंट्रोल करता है ग्लूकोज को। अगर अग्न्याशय से इंसुलिन निकलना कम हो जाता है तो हम लोग जो आजकल जो एक एडल्ट में, आजकल तो एडल्ट सामान्य लोगों को भी होने लगा है, जो डायबिटीज का जो प्रॉब्लम होता है इसी इंसुलिन हार्मोन्स का कम निकलने के कारण होता है। अब एक हम लोग ब्लड प्रेशर पे आते हैं। तो जो धमनियों में जो रक्त का जो दाब होता है, प्रेशर होता है, वो उसकी 2 अवस्थाएं होती है। एक को पहले को हम लोग प्रकुचन दाब, इसको सिस्टोलिक प्रेशर, और दूसरे को हम लोग प्रसारण दाब यानी डायस्ट्रोकिक प्रेशर हम लोग बोलते हैं, जिसकी टोटल जो रेशियो होता है प्रकुचन दाब और प्रसारण दाब का 120/80 माना जाता है एक समान स्वस्थ मनुष्य के लिए। जो ब्लड प्रेशर को नापने वाला यंत्र जिसको हम लोग स्फिगोमैनोमीटर कहते हैं, तो एक इंपॉर्टेंट नाम है, इसको थोड़ा याद आप लोग रखिए। अब है कि जो लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण रक्त में विभिन्नता पाई जाती है, जिसको हम लोग एंटीजन या प्रतिजन बोलते हैं। लाल रक्त कणिकाओं में उपस्थित ग्लाइकोप्रोटीन के कारण 2 प्रकार के एंटीजन होते हैं, एंटीजन ए और एंटीजन बी। अब जब एंटीजन अनुपस्थित होता है तो एक विशेष प्रकार के प्रोटीन प्लाज्मा पाई जाती है, जिसको हम लोग एंटीबॉडी या प्रतिरक्षी हिंदी में बोलते हैं। तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एंटीबॉडी ए और एंटीबॉडी बी। तो 4 ग्रुप में ब्लड होते हैं, ब्लड ग्रुप ए, ब्लड ग्रुप बी, ब्लड ग्रुप ए बी और ब्लड ग्रुप ओ। तो हम लोग देखते हैं ब्लड ग्रुप ए में एंटीजन ए तथा एंटीबॉडी बी उपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप बी में एंटीजन बी तथा एंटीबॉडी ए उपस्थित होता है। ब्लड ग्रुप ए बी में एंटीजन ए और बी दोनों उपस्थित होता है, लेकिन एंटीबॉडी अनुपस्थित होता है। जो ब्लड ग्रुप ओ है उसमें एंटीजन अनुपस्थित होता है, परंतु एंटीबॉडी ए और बी दोनों उपस्थित होता है। इसी कारण हम लोग देखते हैं कि जो ब्लड ग्रुप ओ है उसको यूनिवर्सल डोनर, वो सभी को ब्लड दे सकता है, उसको सर्वदाता बोलते हैं। जो ब्लड ग्रुप ए बी है वो यूनिवर्सल रिसीवर, मतलब सर्वग्राही बोलते हैं, वो किसी से भी ब्लड ले सकता है।
तो कुछ फैक्ट है कि बायोलॉजी काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, इससे हमेशा क्वेश्चन इससे आते हैं। तो इस पे मैं आगे 3 से 4 वीडियो और बनाऊंगा, तो कृपया आप मेरे साथ बने रहे हैं। उसके बाद लगभग 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो होगा उस पर मैं आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता हो तो कृपया इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ये बेल बटन पर क्लिक जरूर कीजिएगा कि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।